दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है तल्ला देश का आदमखोर बाघ, जिसे मैं जिम कॉर्बेट साहब का आत्मघाती मिशन बोलता हूँ। उसका ये 5वां एपिसोड है। बहुत ही रोमांचक घटनाक्रम है, इसे ज़रूर पूरा सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल प्लेसेस और श्रेयसी उपाध्याय जी का। हमेशा की तरह इस बार भी आपने जो अपना बहुमूल्य सहयोग और आशीर्वाद दिया है, वो चैनल के लिए कितना मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण रखता है, वो उस बात को मैं ही जानता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन दूनी रात चौगुनी कर उन्नति करें। थैंक यू यार। दोस्तों, घटनाक्रम के पिछले एपिसोड में हमने जाना था, मतलब चौथे एपिसोड में, कि जिम कॉर्बेट साहब ने दो बाघों को तो मार दिया था, लेकिन एक बाघ उनकी गोली लगने के बावजूद बच गया था। हालांकि वो इनकी रेंज में था, ये शूट कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास गोलियां खत्म हो गई थी, इनके पास फायर नहीं बचे थे। ये सिर्फ 5 गोलियां ही लेकर चले थे, जो इन्होंने खर्च कर दी थी। वो आपको सब पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ मैं कि कैसे क्या हुआ था। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं घटनाक्रम में, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि अब तक जिम कॉर्बेट साहब के आदमी भी तल्लाकोट पहुंच गए थे और गांव में सामान रखकर उसी जो पहाड़ था, जो अवतल जगह जिसे मैं बोलता हूँ ना, घोड़े की काठी की तरह थी, वहाँ पर आ गए थे और भीड़ के साथ शामिल हो गए। और वहीं से खड़े होकर वो सारी घटनाओं को होते हुए देख रहे थे। वो जानते थे कि राइफल में की जो मैगजीन है उसमें सिर्फ 5 ही गोलियाँ हैं, और जो जिम कॉर्बेट साहब ने खर्च कर दी हैं। इसलिए माधो सिंह जो है, नए कारतूसों को लेकर ऊपर पहाड़ी से बहुत तेज़ी से नीचे दौड़ते हुए आया और उसने जिम कॉर्बेट साहब को नए कारतूस ला के दे दिए कि ये लीजिए साहब, भरिए फटाफट राइफल। दोस्तों, हरी घास के खेत पर पड़ा हुआ बाघ और पानी की गूल में पड़ा हुआ बाघ, दोनों उसी जगह पर मरे पड़े हुए थे जहाँ पर उन्हें शूट किया गया था, जहाँ पर उनको गोली लगी थी। जिस जगह पे, उसी जगह पे दोनों ढेर हो गए थे। दोनों बाघ पूरी तरह से एडल्ट थे, वयस्क हो चुके थे। जो मैं पिछले एपिसोड में बताया था कि 1-2 दिन में अपनी माँ को छोड़ के चले जाते, वो अपनी टेरिटरी बनाते। और जो घायल होकर बच गई थी, वो उनकी माँ थी, जो तल्ला देश की नरभक्षी बाघिन थी। जिम कॉर्बेट साहब ने माधो सिंह और डूंगर सिंह को बोला कि वो गांव वालों की मदद से इन दोनों बाघों को गांव में लेकर के जाएं और राइफल की मैगजीन में गोलियां भरकर ये खुद उस घायल बाघिन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। झाड़ियों की जिस परत पर वो परत जो थी ना, जिस पर वो पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरी थी, वहाँ पर इन्हें खून के धब्बे दिखाई दिए और उन खून के धब्बों का पीछा करते हुए ये उस जगह पर पहुँच गए जिस जगह पर इन्होंने उस पर अंतिम गोली मारी थी, अपनी लास्ट गोली मारी थी उस पर। वहाँ पर कुछ कटे हुए बाल थे, जो इनकी गोली जब उसकी गर्दन को छूते हुए निकली थी तो तब उड़ गए थे और वहीं पे गिरे हुए थे। इस जगह पर भी कुछ खून के धब्बे थे। अब जिम कॉर्बेट साहब ने उन धब्बों का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा दूर जाकर के एक मेड़ के पास से वो खून के दिखने, जो धब्बे थे वो दिखने बंद हो गए। वहीं पर पास में घनी झाड़ियों का करीब 100 फुट चौड़ा एक टुकड़ा था, एक खेत था, जो एक सीधी खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ की बगल तक कम से कम 300 गज तक फैला हुआ था। जिम कॉर्बेट साहब को शक था कि बाघिन हो ना हो इन्हीं झाड़ियों में कहीं छिपी हुई है। अब क्योंकि शाम ढलती जा रही थी और रात होने वाली थी, तो जिम कॉर्बेट साहब के पास सही निशाना लगाने के लिए उतना उजाला भी नहीं रह गया था। तो इन्होंने गांव की तरफ वापस लौटने का फैसला कर लिया कि भैया वैसा है, यहाँ से आगे जाना बेकार है, वापस हो लो। और डिसाइड किया कि अब यार बाघिन को जो है अगली सुबह आएंगे, कल आएंगे और फिर कल आकर के ढूंढा जाएगा। घायल है, ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकती है। अगले दिन ये सुबह से ही उन दोनों बाघों की खाल को निकालने में व्यस्त हो गए थे, क्योंकि बाघ की खाल तुरंत निकालना ज़रूरी होती, नहीं तो ख़राब हो जाती है। इन्होंने खालों को खूंटियों के बीच में फैलाया और उस पर 6 इंच कीलों को ठोका। और ये कीले जो थे, ये नैनीताल से ही अपने साथ लेकर के आए थे। जिस समय ये सारा काम कर रहे थे खाल वाल उतारने का, तब तक कम से कम 100 गिद्ध
उस मैदान के जो किनारे में जो पेड़ थे, जहाँ पे इनका टेंट लगा हुआ था, सब उसी पे के पेड़ों के ऊपर आके बैठ गए थे। उनको भोजन मिलना था वहाँ पे। इन गिद्धों के कारण ही इन्हें नरभक्षी द्वारा मारे गए इंसानों के जो खोए हुए कपड़ों थे उनके बारे में पता चला। इन दोनों बाघों ने खून से सने कपड़ों को चीर फाड़ कर उनके चिथड़े करके उनको भी पूरा निगल लिया था, जो इनके पेट से निकले थे बाद में। जिस समय जिम कॉर्बेट साहब बाघों के खाल निकाल रहे थे, उस समय गांव के भी बहुत सारे लोग इनके पास आके बैठ गए थे चारों तरफ से इनको घेर करके लिए, क्योंकि उनके लिए भी तो एक अजूबा ही हो रहा था। जिम कॉर्बेट साहब ने एक उनके साथ बैठ के एक प्लानिंग करी और गांव वालों से कहा कि वो लोग इनके आदमी के साथ मिलकर वो जो घास वाला टुकड़ा और घनी झाड़ियों वाली ढलान है उस पर हांका लगाएं, जहां पर जिम कॉर्बेट साहब को उम्मीद थी कि बाघिन छुपी हुई है, जो 300 गज चौड़ा और 300 गज तक फैला हुआ जो एरिया था उसमें। गांव वाले तुरंत तैयार हो गए। अब सारी तैयारी हो जाने के बाद दोपहर के समय ये लोग हांका लगाने के लिए निकल पड़े। इनके आदमी और गांव वाले उस अवतल क्षेत्र की लंबाई में चलकर, जो ऐसा मैंने बताया था घोड़े की काठ वाला, उसके ऊपर चढ़कर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। जबकि जिम कॉर्बेट साहब उस रास्ते से घाटी में गए जिस रास्ते से पिछले दिन इन्हें डूंगर सिंह लेकर गया था। अब ये घाटी की उस धार में पहुंच गए जिसके ऊपर इन्होंने पिछले शाम बाघिन का पीछा किया था। झाड़ी के निचले सिरे पर करीब एक छोटे से घर के बराबर बड़ी सी चट्टान थी। छोटे से घर के बराबर बड़ी सी चट्टान थी, यानी कि एक घर के बराबर की चट्टान थी। ये उस चट्टान के ऊपर चढ़ गए। अब यहाँ से इन्हें पहाड़ की चोटी पर अब खड़े अपने जो इनके आदमी थे वो साफ साफ दिख रहे थे। इन्होंने अपने हैट को ऐसे निकाला और हिलाकर हाँका शुरू करने का इशारा किया कि भाई चलो चालू हो जाओ। अब दोस्तों, कोई भी गांव वाला या इनका आदमी घायल हो, ये इस बात को नहीं चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने सबको सख्त हिदायत दे रखी थी कि वो सारे लोग सिर्फ पहाड़ की चोटी पर ही रहेंगे और वहीं से जोर जोर से अपना ढोल दमुआ जो होता है वो बजाएंगे, तालियां बजाएंगे, वहीं से होए होए करके चिल्लाएंगे और बड़े बड़े पत्थरों को नीचे झाड़ियों में लुढ़काएंगे, पत्थर मारेंगे, बड़े पत्थरों को, बोल्डरों को लुढ़काएंगे। अब जैसे ही पहाड़ की चोटी से हांका शुरू हुआ तो उसके शोर को सुनकर एक कांकड़ और कुछ खलीज फिजर झाड़ियों से बाहर निकले और भाग गए। अब काफ़ी देर तक हांका लगाने के बावजूद बाघिन उन झाड़ियों से बाहर नहीं निकली। अब तक जो ऊपर से जो फेंकी गई चट्टानें और जो पत्थर थे वो झाड़ी वाले हर हिस्से में गिर चुके थे, मतलब कोई हिस्सा बचा नहीं था जहाँ पत्थर ना पड़ा हो। इतना क्लियर हो गया था कि अब बाघिन इस क्षेत्र में नहीं है। इन्होंने तुरंत अपना हैट हवा में मतलब हैट निकाला और हवा में हिलाकर हांका समाप्त करने को कहा कि भाई बस स्टॉप इट, रोक दो। और उन लोगों से बोला कि भाई तुम लोग जाओ गाँव की तरफ वापस जाओ, इशारा करके उनको बोल दिया कि सब वापस जाएं। जब सभी लोग चले गए तो जिम कॉर्बेट साहब ने झाड़ी में बाघिन को ढूंढने की अपनी जो कोशिश थी वो शुरू कर दी। हालांकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाघिन वहाँ पर होगी। जब इन्होंने उसे पिछले शाम पहाड़ के ऊपर की तरफ जाते हुए देखा था तभी ये समझ गए थे कि वो एक बड़े कष्टदायक घाव से पीड़ित है। फिर इन्होंने उस जगह पर खून का निरीक्षण किया जहाँ उसने आगे की ओर झोंका खाया था। तभी इन्हें आइडिया आ गया था कि बाघिन को गोली से लगा जो घाव है वो अंदरूनी ना होकर बाहरी सतह पर था, मतलब पूरा अंदर तक नहीं था। अब जब घाव बाहरी सतह पर था तब क्यों, प्रश्न है कि बाघिन इनकी गोली लगने पर ऐसे गिरी जैसे उसे लकवा मार गया हो। और फिर जब वो गिरी तो बाँच के उस छोटे पेड़ में करीब 10 से 15 मिनट तक एक डेड बॉडी की तरह पड़ी रही, एक मृतक की तरह पड़ी रही। क्यों पड़ी रही भाई, जिंदा थी तो? दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि इन सवालों का जवाब उस समय उनके पास नहीं था और ना ही बाद में वो कभी इस बारे में जान पाए कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में बाघिन को मारने के बाद इन्होंने देखा कि इनकी निखिल की खोल वाली जो कोमल नोक वाली गोली थी वो उसके कंधे और बाजू को जो जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है ना, सॉकेट और क्या बोलते हैं, ये होता है, इस हड्डी में गहराई तक धंस गई थी और वहीं पर फंसी हुई थी। जब कोई गोली बहुत तेज स्पीड में राइफल से निकलकर किसी जानवर की हड्डी में पड़ती है और रुक जाती है या फंस जाती है तो दोस्तों उस जानवर को कितना दर्द का सामना करना पड़ता होगा, कितना भयानक दर्द होता होगा, आप सोच सकते हैं।
एक कंधा उतर जाए उसी में हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो गोली चली थी वो एक बाघिन को लगी थी, इस बात को ध्यान रखिए। बाघ एक भारी भरकम जानवर होता है और उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। और यही इनके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि एक हल्की 275 बोर की गोली से इतना भारी भरकम जानवर बेहोश कैसे हो गया, और वो भी 400 मीटर की दूरी डिस्टेंस से चली गोली से। ये बात इनको बिल्कुल समझ में नहीं आती कि कैसे हो गया यार। 275 बोर की गोली और 400 मीटर की रेंज, एरियल डिस्टेंस बहुत होता है 400 मीटर। अब ये वापस लौटकर उसी धार में आ गए जहाँ पर इन्होंने पहले बाघ को गोली मारी थी। अब इन्होंने उस एरिया का निरीक्षण करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो धार कई मील लंबी है और दो घाटियों को विभाजित करती है। जो बाईं तरफ वाली घाटी थी वो घास वाला वही एरिया था जिसके ऊपरी हिस्से में झाड़ियाँ थी, और दाहिनी तरफ घाटी थी, उसी के ऊपरी हिस्से पर बाघ ने महिला को खाया था, मतलब वो डूंगर सिंह की माँ को खाया था। उसके दाहिनी तरफ घने पेड़ और झाड़ झंकार का जंगल था, और बाएं तरफ स्लेट के पत्थरों वाली एक सीधी खड़ी ढलान थी जो बाईं तरफ एक चट्टान की चोटी पे जाके खत्म हो जाती थी। ये उसी धार की एक चट्टान पर सिगरेट पीने के लिए बैठ गए और पिछली शाम जो सारी घटना घटी उसको दोबारा से अपना मेमोराइज करने लगे, उसको याद करने लगे, क्या क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या, इस तरह से। और उसके बाद इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब बाघिन को इनकी गोली लगी और वो पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरी, तब वो बेहोश रही होगी, उस टाइम वो बेहोश रही होगी। दूसरा, वो गिरते वक्त पेड़ों की शाखों से टकराते हुए नीचे घास के ढेर के ऊपर गिरी थी, तो उसे ज़्यादा चोट चाट नहीं लगी थी और नीचे गिरने के बाद उसे होश आ गया था। लेकिन उसकी हालत जो है अर्धमूर्छित सी रही होगी। तीसरा, ऐसी अर्धमूर्छित हालत में वो जब खड़े होकर चलने लगी होगी तो वो अपनी नाक की सीध में चलती रही होगी, क्योंकि सोचने समझने की तो शक्ति रही नहीं होगी बेहोशी की हालत में। और चलते चलते पहाड़ शुरू हो जाने के कारण उसने पहाड़ पर ही चढ़ना शुरू कर दिया होगा। उस हालत में उसे खुद नहीं पता होगा कि वो कहाँ और किस तरफ चली जा रही है, तो बस चलती जा रही है। अब एक प्रश्न जो इनके सामने था वो ये था कि बाघिन किस दिशा में और कितनी दूर तक गई होगी। एक घायल पाँव के साथ पहाड़ से नीचे उतरना ज़्यादा परेशानी वाला होता है, क्योंकि शरीर का सारा भाग आगे वाले पाँव में आ जाता है। जब उतरते हैं ना तो अगले पाँव में सारा जोर आगे पड़ता है, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है जब चढ़ाई चढ़ता आदमी जब चढ़ाई चढ़े, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते हुए शरीर का सारा वजन पिछली टांगों में आ जाता है। जब बाघिन पूरी तरह होश में आ जाएगी तब वो पहाड़ से नीचे उतरने के बदले ऊपर की तरफ चढ़ना ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि उससे दर्द कम होगा और कोई ऐसी आड़ या कोई ऐसी सेफ प्लेस ढूंढेगी अपने लिए जहाँ पर वो अपने घाव का इलाज कर सके, उधर चाट करके उसको वो करके, जैसे भी अब करते हैं। अब ऐसी कोई आड़ को ढूंढने के लिए जिम कॉर्बेट साहब को उस धार को पार करना पड़ता, और ये चेक करने के लिए कि क्या उसने ऐसा ही किया होगा जैसा कि जिम कॉर्बेट साहब सोच रहे हैं कि वो पहाड़ के ऊपर किस तरफ गई होगी, तो चढ़ाई चढ़ के गई होगी। यही सब जो जिम कॉर्बेट साहब सोच रहे थे। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब आगे लिखते हैं कि एक कोमल तलवे वाला जानवर, गद्दीदार तलवा जिसका होता है, ऐसा जानवर इसने कई मील एक लंबी धार को पार किया है। ये देखने जाने का काम बहुत ही निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि पक्का नहीं है कि किया है कि नहीं किया, गई है कि नहीं की, ये तो आइडिया है ना। अगर मेड़ पर एक पतली धार इन्हें नहीं वहाँ पर मिलती तो ये परेशान हो जाते। ये जो धार थी यहाँ पे जानवरों के आने जाने का रास्ता बना हुआ था, जंगली जानवरों का, जो चोटी की लंबाई के साथ साथ था और एक ऐसी अच्छी जगह पे था जहाँ पे सारे जानवरों के आने जाने के पग मार्क्स देखे जा सकते थे। पगडंडी के बाईं तरफ एक घास वाली ढलान थी और दाहिनी तरफ एक सीधा खड़ा स्लेटी पत्थरों का मलुआ था, पहाड़ नहीं, मलुआ था, जो काफ़ी नीचे तक फैला हुआ था। और फिर जहाँ पर वो ख़त्म होता था उसके ठीक नीचे एक गहरी घाटी थी, बहुत गहरी घाटी। अपनी सिगरेट ख़त्म करने के बाद ये उस रास्ते पर चल पड़े।
जो मैंने बताया था जंगली जानवरों के आने जाने वाला रास्ता था। इस रास्ते में इन्हें घुरड़, सिराऊ, सांभर, लंगूर, शाही और एक नर बाघ के पग मार्क्स दिखाई पड़े। ये जितना आगे बढ़ते जा रहे थे, अब ये उतना ही निराश होते जा रहे थे, क्योंकि ये इस बात को जानते थे कि अगर बाघिन के पग मार्क्स इन्हें इस रास्ते पर नहीं दिखे तो उस बाघिन को ढूंढने की जो इनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो संभावनाएं हैं, वो बहुत कम हो जानी है। ये धार के साथ साथ करीब 1 मील तक चलते चले गए थे। तभी दो घुरड़ एकदम से घबराकर एक घास वाली ढलान में नीचे की ओर बाईं तरफ भागे। उस जगह पर इन्होंने बाघिन के पग मार्क्स और खून का एक सूखा धब्बा देखा। इससे ये बात क्लियर हो जाती थी कि पिछली शाम उनके सामने से धार के ऊपर गायब हो जाने के बाद बाघिन जो है सीधे घास के ढलान पर गई थी, और फिर जब उसकी थोड़ी चेतना, जब उसको थोड़ा होश आया, तो पहाड़ की जो परी रेखा का मतलब जो उसके समानांतर जो लाइन, जो रास्ता था, उसके साथ साथ चलती चली जा रही थी और फिर उस रास्ते में आ गई थी जिस पर जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता था। करीब आधे मील तक जिम कॉर्बेट साहब उसके पग मार्क्स का पीछा करते रहे। फिर स्लेटी पत्थरों का मलबा आ गया और इस मलबे के कारण ये रास्ता 15 गज तक सकरा हो गया, बिल्कुल पतला हो गया। इस जगह से बाघिन ने मलबे से सीधे नीचे की ओर जाने की कोशिश की, सीधे नीचे उतर के निकल जाऊँ। उसका इरादा ये था किसी भी तरह से इस घाटी को पार करके जो सामने का जंगल है वो उसके अंदर घुस जाए और गायब हो जाए। लेकिन या तो उसके घायल कंधे ने उसको धोखा दे दिया या उसको मूर्छा आ गई। इस बात को जिम कॉर्बेट साहब भी नहीं जानते थे। लेकिन आगे की तरफ गिरने और सर के बल कुछ दूर तक लुढ़कने के बाद वो मुड़ी और पैरों को फैलाकर उससे बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि उसके नाखून ज़मीन में घुस जाएं और वो नीचे गहरी घाटी में गिरने से जो है बच जाए ना, ऐसे ऐसे कोशिश करी। लेकिन वो तो मलबा था, वो भी इसके साथ साथ नीचे आ रहा था, तो ये बच नहीं पा रही थी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, इस बात को ना मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि बाघिन की क्या हालत रही होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या हुआ होगा जब वो स्लेटी चट्टानों के मलबे में फिसलते हुए जा रही होगी। दोस्तों सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। करीब 200 मीटर की ऊंचाई में जब मैं गाड़ी से बाहर गिरा अपनी कार से, कार तो खाई में जा ही रही थी, पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मेरी साइड का दरवाज़ा खुल गया और मैं ड्राइविंग सीट से बाहर छटक गया और पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं चट्टानों को पकड़ के अपने आप को फिसलने से बचा सकूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। ये हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं जिस पत्थर को भी या जिस चट्टान को भी पकड़ता, वो भी मेरे साथ साथ नीचे गिरते हुए आ रही थी। मतलब सारी पहाड़ी नीचे को गिरते हुए चली आ रही थी, पत्थरों का ढेर मेरे साथ साथ। मैं जितना पकड़ने की कोशिश करूँ उतना ज़्यादा पत्थर नीचे को आए, क्योंकि वहाँ पे भी पत्थरों का मलबा ही था। अब जब मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो फिर मैंने अपने शरीर को छोड़ दिया और मैंने कहा जा यार, जहाँ जो भी होगा देखा जाएगा, लुढ़कने दो। अब दिमाग में तो ये था कि कहीं ना कहीं तो जाकर रुकूंगा ही मैं, भले ही वो नीचे नदी में ही क्यों ना गिर जाऊं। लेकिन नदी से थोड़ा सा ऊपर एक चट्टान थी जिस पर जाकर मैं टकराया और नीचे नदी में गिरने से बच गया। लेकिन आप लोग सब लोग जैसा जानती हैं कि मेरी स्पाइनल ये जो कॉर्ड होती है ये टूट गई, डैमेज हो गई है। सब लोग जानते ही, आप लोग ये बात कई बार बता चुका हूँ। अब वहाँ पे इतनी बड़ी प्लेट लगी है रीढ़ की हड्डी में, इतनी बड़ी, और ये जो बायां पैर है इसकी फीमर बोन टूट गई थी, उसमें भी एक रॉड पड़ी है। रॉड तो पूरी इतनी पूरे हाथ के बराबर है। ये मार्च का महीना है ना, यानी कि अगले महीने अप्रैल 17 तारीख को पूरे 10 साल हो जाएंगे इस चारपाई में पड़े हुए। अभी पता नहीं आगे और कितने साल चारपाई में रहना है, कुछ पता नहीं। यार आप लोग दुआ करना कि जल्दी ही चलना फिरना यार शुरू कर पाऊँ। बहुत हो गया चारपाई में, अब नहीं रहा जा रहा। अरे यार मैं भी कहाँ अपने एक्सीडेंट की कथा सुनाने में लग गया। खैर अपनी बात को छोड़कर अब मैं आता हूँ बाघिन पर। बाघिन ने बहुत कोशिश करी होगी अपने नाखूनों को किसी तरह से ज़मीन में गड़ा दे और नीचे घाटी में गिरने से बच जाए। दोस्तों जिम कॉर्बेट साहब पहाड़ों में चाहे जैसा भी पहाड़ हो उसे बहुत अच्छी तरह से उतर चल लेते थे, चल फिर लेते थे, ऊपर चढ़ जाते थे, नीचे उतर लेते थे। लेकिन वो जो पत्थरों का मलबा था
वो इनके लिए भी पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ये भी स्लिप कर रहे थे उसमें। तो इन्होंने वो छोड़ा और सीधे चलते हुए उस रास्ते में करीब 100 गज तक और आगे बढ़ गए। अब जहाँ पे ये पहुँचे वहाँ पर पहाड़ की एक दरार सी थी और उस दरार से ये नीचे घाटी में उतर गए जहाँ पे वो बाघिन गिरी थी। जैसे ही ये करीब 30 गज चौड़ी घाटी में पहुँचे तो इन्होंने देखा कि उस स्लेटी पत्थरों का मलबा जहाँ पर ख़त्म होता है और जो चट्टान शुरू होती है, तो उस चट्टान के टॉप से इस घाटी के बीच की दूरी करीब 70 से 80 फीट रही होगी। कोई भी जानवर या इंसान इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद जिंदा बच जाए तो भैया ऐसा हो पाना तो ये एक बहुत बड़ा कुदरत का करिश्मा ही होता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये करिश्मा ही होता। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था ना, जब तक जिसकी मौत नहीं आई हो तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। आप लोग खुद सोचो यार, 70-80 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी कोई बच जाए, पॉसिबल है क्या? लेकिन बाघिन बच गई। जिस जगह पर बाघिन गिरी थी उसके पास पहुंचने पर इन्होंने देखा कि एक बड़ा सा जानवर नीचे गिरा पड़ा हुआ है और उसके शरीर के नीचे का हिस्सा जो है, एक सफ़ेद सा हिस्सा इनको दिखाई पड़ा। फिर बड़े खुश हो गए, कहा अरे यार गई, बाघिन गई। अब जैसे ही उसके पास पहुंचे तो ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि वो जानवर जो है बाघिन नहीं बल्कि एक सिराव था। अच्छा, कुछ ऐसा हुआ होगा कि सिराव स्लेटी पत्थरों के मलबे में सो रहा होगा कि अचानक से उसे बिल्कुल अपने नज़दीक से बाघिन की गंध और वो फिसलने की आवाज़ मिल गई होगी और हड़बड़ाहट में अपने आप को खुद को बचाने के लिए वो जो है कूद गया होगा। लेकिन वो चट्टान एकदम सीधी थी और वैसे भी उस पर कहीं पाँव जमाने के लिए जगह नहीं थी। वैसे तो दोस्तों बकरी प्रजाति से संबंधित जितने भी जानवर हैं, भेड़ बकरी से संबंधित घुरड़, काकड़, सिराव वगैरह, ये सभी खड़ी से खड़ी चट्टानों में चढ़ जाते हैं और उस पर चढ़ के नमक चाटते हैं और फिर आराम से नीचे उतर भी आते हैं। लेकिन ये सिराव सीधे सर के बल नीचे घाटी में गिरा और इसका सर पहले ज़मीन में टकराया, जिसकी वजह से उसकी ये गर्दन की हड्डी टूट गई और उसकी बेचारा मर गया, उसकी मौत हो गई। लेकिन बाघिन जिस जगह पे गिरी वहाँ पर कच्ची रेत का ढेर था, जिस वजह से उसे कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन घाव थोड़ा ज़्यादा खुल गया था। बाघिन ने सिराव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसके बगल से आगे बढ़ गई। अब यार ऐसे ही दर्द हो रहा कहाँ शिकार को दिखेगी, वो अपना आगे बढ़ गई। इस जगह पर बाघिन के खून के धब्बे जो थे वो साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। जिस जगह पर जिम कॉर्बेट साहब खड़े थे उसके दाहिनी ओर का किनारा कुछ ही फुट ऊंचा था, 1.5-2-3 फुट, इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं था। और बाघिन ने उस पर कई बार चढ़ने की कोशिश भी करी थी, लेकिन चढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि भाई कंधे में तो उसके जख्म था, वो चढ़ ही नहीं पा रही थी। उस जगह पर बहुत ज़्यादा खून भी गिरा हुआ था। जिम कॉर्बेट साहब को लगने लगा था कि अब ये बाघिन को बड़े आराम से ढूंढ लेंगे और शूट कर देंगे। वो जहाँ भी पहुँची होगी अब ये बड़े आराम से उस तक पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अब उसे आसानी से ढूंढ लेंगे और मार लेंगे, क्योंकि अब खून के धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उस दिन इनका जो भाग्य था इनका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि अचानक से सर के ऊपर घने काले बादल उड़ने लगे। अब इससे पहले जिम कॉर्बेट साहब उस जगह को देख पाते जहाँ पर बाघिन ने उस जगह को छोड़ा था, उससे पहले ही एक तेज मूसलाधार बारिश का एक झोंका आ गया, जिसकी वजह से खून के सारे निशान गायब हो गए, वो धुल गए। अब शाम भी ढलने लगी थी और इन्हें एक लंबा और कठिन रास्ता तय करके अपने कैंप में वापस भी लौटना था। तो ये वापस मुड़े और फिर लौट गए। यार कोई भी खेल हो उसमें किस्मत का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है, और उस समय तो किस्मत बाघिन का साथ ज़्यादा दे रही थी। अब आप देखिए, शुरुआत में वो अपने बच्चों के साथ खुले में नहीं सोई थी। अगर वो उस टाइम खुले में सोई रहती तो जिम कॉर्बेट साहब उसे पहचान जाते कि ये बाघिन उन दोनों बच्चों की माँ है और यही नरभक्षी है, और सबसे पहले उसे ही शूट कर देते। लेकिन उसकी किस्मत थी, वो 3-4 फुट ऊंची वो घनी घास की आड़ में कहीं इनकी नज़रों से दूर कहीं लेटी हुई थी। फिर जब वो दिखाई दी और इन्होंने उस पर फायर किया तो इनकी गोली उसकी हड्डी से टकरा कर रुक गई, जिस कारण उसे जानलेवा घाव नहीं लगा।
इतना ही नहीं, बाद में वो 2 बार खड़ी चट्टानों से नीचे भी गिरी थी, जहाँ पर उसे 100% मर जाना था। एक बार तो वो पेड़ की शाखाओं में फंस कर नीचे घनी घास के ढेर पर गिरी और बच गई। और दूसरी बार करीब 70-80 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरी, लेकिन वहाँ पे नीचे रेत का एक कोमल हिस्सा था, फिर बच गई। जबकि उसी ऊंचाई से गिरकर सिराऊ मर गया था। जबकि सिराऊ तो बाघ के जो एक भारी भरकम वजन होता है, उसके मुकाबले 1/4 भी नहीं होता होगा। और जब जिम कॉर्बेट साहब शायद लगभग उससे केवल 100 गज की दूरी पर थे, तो बारिश शुरू हो गई और उसका पीछा करने के जो सबूत थे, यानी खून के धब्बे, वो सब धुल गए। तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। जब तक मौत नहीं आएगी तब तक कोई नहीं मार सकता। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब का भी थोड़ा बहुत को भी जो है ना, थोड़ा बहुत भाग्य का सहारा तो मिल ही गया था, क्योंकि इन्हें इस बात का डर था कहीं बाघिन घनी घास के मैदान से दूर चली जाएगी तो इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन अब इन्हें मालूम था कि उसे कहाँ ढूंढना है, किस एरिया में ढूंढना, अब इन्हें सब पता था, उसके बारे में डिटेल मिल गई थी। अब देखना ये था दोस्तों उसकी मतलब किसकी किस्मत कब तक किसका साथ देती है। एक नरभक्षी बाघिन जो घायल अवस्था में थी और आगे आगे चल रही थी, और उसको घायल करने वाला शिकारी उसके पीछे पीछे। अब ये आगे पीछे चलने का मामला कब तक चलेगा, इस बात को जानने के लिए तो दोस्तों आपको बने रहना पड़ेगा ना अपनी उत्तरांचल डायरीज के साथ। तो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही अगला एपिसोड आगे का घटनाक्रम आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग दोस्तों बहुत प्यार, सम्मान और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं क्या कहूँ यार, मतलब मैंने पहले भी कहा था ना कि मेरे पास धन्यवाद, शुक्रिया या थैंक यू शब्दों के अलावा मेरी डिक्शनरी में कोई भी ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जिसे बोलकर मैं आप लोगों का आभार प्रकट कर सकूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे कि मेरे दिल में आप लोगों के प्रति क्या चल रहा है, और जो चल रहा है वो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, वो उसके लिए वर्ड्स मिल नहीं रहे मुझे। क्या करूँ। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और साथ ही आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर उत्तरांचल डायरीज़ को दिया। अब कहानी आपको पसंद आई कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी मतलब अगर अभी भी आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहानी सुनी है। तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे ना प्लीज़। तो बस देर मत कीजिए, चला दीजिए स्क्रीन पर उंगलियाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और 2 शब्द हो सके तो कमेंट करके। और साथ ही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थैंक यू ऑप्शन का प्रयोग ज़रूर करें। दोस्तों इस टाइम तो आज्ञा चाहता हूँ चलने की, और मिलता हूँ जल्दी ही ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ। तो ओके, बाय बाय दोस्तों। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।